बच्चों देखो, आज हम लोग पढ़ेंगे अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, जिसमें आपको पता है कि प्राकृतिक संख्या जो होती है उसका मान अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप का होता है। जैसे हमने एक कोई प्राकृतिक संख्या 2 मान ली तो उसको हम लोग इसके अभाज्य गुणनखंड लिख सकते हैं 2 गुणा 1। और अगर हमने एक प्राकृतिक संख्या 6 मान ली तो उसके अभाज्य गुणनखंड हो सकते हैं 2 गुणा 3। अगर हमने 15 ले ली तो 3 गुणा 5 होंगे, और 18 ले लिया तो 2 गुणा 3 गुणा 3 होंगे। तो इसका मतलब है यदि इसका उल्टा हम लोग देखें तो मान लिया हमने कि अभाज्य संख्याएं 2, 3, 7, 11 और 23 का एक समूह लिया, अभाज्य संख्याओं का समूह ले रहे हैं, तो इससे इनका जोड़ा बना करके हमें कुछ संख्याएं प्राप्त करनी है। जैसे अगर हमने 2 और 3 का जोड़ा ले लिया तो 6 मिल जाएगा आपको। अगर हमने 2, 3, 7 का ले लिया जोड़ा ये पूरा, तो 7 छंग 42 मिल जाएगा। तो यहाँ एक बड़ी संख्या हम लोग ले रहे हैं। वो संख्या क्या हो सकती है? यदि हमने ले लिया 7, 11 और 23, इनका अगर हम लोग गुणनफल करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 1771। और जैसे हमने 2 को 2 बार ले लिया, 2 को 2 बार ले लिया 2 की घात 2 और 3 गुणा कर दिया तो हमें संख्या मिल जा रही है 12। और अगर हमने इसको 2 की पावर माने 2 को 3 बार ले लिया और 11 का गुणा कर दिया तो 2 दूनी 4 दूनी 8 आ जाएगा और गुणा 11 88 हो जाएगा ये। तो इतनी बात आपको समझ में। यहाँ उल्टा की बात क्यों कही गई? उल्टा की बात इसलिए कही गई कि पहले हमने प्राकृतिक संख्या ली, उसके अभाज्य गुणनखंड किए, फिर हमने एक अभाज्य संख्याओं का एक पेयर लिया, मतलब कई हमने अभाज्य संख्या ले ली, फिर उनका कुछ पेयर बना करके एक प्राकृतिक संख्या प्राप्त की हुई है। अब हम जानेंगे अगर ये प्राकृतिक संख्या जो भी है हमारे पास, इसका हमें फैक्टर करना है। ठीक है, कि ये चीज कैसे निकल के आ पा रही है। यहाँ तो ये सिंपल था कि 2 का 2 गुणा 1 कर दिया, 6 का 2 गुणा 3 कर दिया, 15 का। तो इसके लिए आप लोगों ने पूर्व कक्षाओं में सीखा होगा। यहाँ पर एक तरीका बताया जाता है गुणनखंड वृक्ष, फैक्टर ट्री के नाम से। फैक्टर ट्री क्या होता है? जैसे हमने संख्या ले ली 32,760, तो इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या से सबसे पहले भाग देंगे। तो 32,760 में सबसे पहले हमने 2 से भाग दिया। 2 से भाग देने पर ये आ जाएगा 2 एकम 2, 2 छंग 12 और फिर 2 तिहाई 6, 1 बचा 2 अट्ठे 16 और 0 माने 16,300 समथिंग। फिर हमने इसको डिवाइड किया, जो 16,380 बचा इसको 2 से डिवाइड किया, तो 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 बचा 18 हो गया, 2 निम 18 और 0। फिर हम इसको डिवाइड करेंगे, फिर 2 से हमें इसमें भाग जा रहा है तो इसमें इतनी बार जाएगा। फिर हमने इसमें 3 से भाग दे दिया तो 3 बार चला गया। ठीक है, फिर हम जो है इस तरीके से इसको देते रहेंगे। तो इसके देने के बाद पश्चात क्या होगा कि ये आपके पास फैक्टर ट्री बन के तैयार हो जाएगा। तो इसके जो फैक्टर्स होंगे वो आ जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 का गुणा 3 बार, फिर 3 गुणा 3 2 बार, फिर 5 गुणा 7 गुणा 13। तो इसके ये अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो देखो हमने लिखे हुए हैं 32,760 के अभाज्य गुणनखंड जो होंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 ये 3 बार थे, और गुणा 3 ये सॉरी एक छूट गया यहाँ पर, 3 गुणा 3 और ये 5, ये 7 गुणा 13। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, गणित में ये सारी चीजें होती रहती हैं। अब इसको हम घातांक के रूप में अगर लिखेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13। तो ये आपके पास आ गए अभाज्य गुणनखंड। ये अभाज्य संख्याओं की घातों के रूप में है। ये जो अभाज्य संख्याएं हैं वो घातों के रूप में लिखी हुई हैं। इससे हम कह सकते हैं कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के घातों के गुणनफल में लिखा जा सकता है। फिर से सुने, इससे हम कह सकते हैं कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं की घातों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है।
इसी कथन को अंक गणित की आधारभूत प्रमेय कहते हैं। जो ये कथन है आपका, इसी कथन को हम लोग क्या कहते हैं? अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो बच्चों इतनी बात समझ में आ गई, इसको हम लोग नोट के रूप में लिख देंगे। प्रत्येक भाज्य संख्या अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में गुणनखंडित की जा सकती है। दूसरी बात हम लोगों को एक चीज याद रखना है कि जो प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंडन उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। कहने का मतलब है जैसे 2 गुणा 3 गुणा 4 2 गुणा 3 गुणा 5 लिखो या 5 गुणा 3 गुणा 2 लिखो, इस क्रम को और आरोही और अवरोही क्रम की बात वो कर रहा है। जैसे हमने कोई संख्या अगर x मान ली है और उसके गुणनखंड इस तरीके से आ गए x = p1 × p2 × p3 × p4 pn। ये अभाज्य संख्याएं दी हुई हैं। ये जो संख्या दी थी उसके ये अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंड सभी गुणनखंड और आरोही क्रम में हमने लिए हुए हैं, अर्थात p1 ≤ p2 ≤ p3 = pn के। ठीक है। अगर हमने ये संख्या ली थी 32,760 तो हमने इसका गुणनखंड ये लिखा था, ये आपको पता है। यहाँ पर भी देखो एक 3 भूल गए हैं। ठीक है, 3 ये 2 बार है आपका, 3 की पावर 2। तो ये आपका आ गया। नोट नंबर 3 में आपको याद रखना कि SCF क्या होता है। SCF होता है संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे जो छोटी संख्या होती है, सबसे छोटी घात का गुणनफल, उसको हम लोग क्या कहते हैं? SCF कहते हैं। LCM क्या होगा? संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल, वो LCM कहलाता है। जैसे ही लिखा है नोट नंबर 4 में मैंने कि किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए HCF AB का गुणा LCM AB का बराबर होगा इन 2 दी हुई संख्याओं के गुणनफल के बराबर। अब हम लोग आगे वाले वीडियो में एग्जाम्पल समझेंगे और इसको अपनी